हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, 15 मार्च 2018 को करीब दोपहर के समय एक सरप्राइजिंग न्यूज आती है कि राकेश झुनझुनवाला लेट आरजे ने जेपी एसोसिएट्स के 3 करोड़ शेयर्स परचेज किए हैं और उन्होंने जो है उनकी जो एवरेज परचेज प्राइस थी करीब 18 रुपीज 37 पैसा पर शेयर था और उन्होंने टोटल 55 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में किया था। यह खबर चौंकाने वाली इसलिए थी क्योंकि राकेश झुनझुनवाला को इंडिया का वॉरेन बफेट कहा जाता है और वॉरेन बफेट के जो इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स हैं वो कहते हैं कि आपको जो है फंडामेंटली साउंड कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, पॉजिटिव कैश फ्लो वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। और जो लोग बफेट को पढ़े हैं या सुने हैं वो जानते हैं कि उन्होंने गूगल और टेस्ला टाइप की कंपनीज में भी इन्वेस्ट नहीं किया क्योंकि वो कंपनीज उनके क्राइटेरिया को मीट नहीं करती थी। लेकिन वहीं अगर आप देखिए झुनझुनवाला ने एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट किया जिसमें काफी डेट की प्रॉब्लम चल रही है, कैश फ्लो की प्रॉब्लम चल रही है। एक टाइम पे जेपी एसोसिएट एक अच्छी कंपनी हुआ करती थी, बड़ी कंपनी हुआ करती थी, लेकिन 2008 के बाद जो हाउसिंग क्राइसिस आई उसकी वजह से कंपनी के कैश फ्लो में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आई और इस वजह से ये एक चौंकाने वाली न्यूज थी। तो 2018 में उन्होंने शेयर को खरीदा करीब 18 रुपए 37 पैसे की रेट पर, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो शेयर का भाव उस दिन से लगातार गिरता रहा और 2020 मार्च आते आते वो एक पेनी स्टॉक बन गया। उस शेयर का प्राइस 1 रुपीज 15 पैसा के आसपास चलने लगा और आज भी जेपी एसोसिएट का शेयर करीब 11 रुपए के आसपास चल रहा है। उसके बाई प्राइस को अभी तक क्रॉस नहीं किया है। इसी तरीके का एक और केस मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो 7 नवंबर 2019 को लेट आरजे ने यस बैंक में इन्वेस्ट किया और उन्होंने 1.3 करोड़ शेयर्स खरीदे 67-68 रुपीज के एवरेज रेट से और करीब 85 करोड़ रुपीज इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। और उसके बाद क्या होता है, कंपनी का शेयर, यस बैंक का शेयर लगातार गिरता रहता है और 11 रुपए तक पहुंच जाता है। इमेजिन करिए जिन लोगों ने लेट आरजे को फॉलो करके जो है इन स्टॉक्स में पैसा लगाया उनका कितना पैसा डूबा होगा और आज तक रिकवर नहीं किया होगा। तो ये क्वेश्चन उठता है कि ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, मार्केट गुरुज आखिर ऐसा घाटे का सौदा क्यों करते हैं। इतनी नॉलेज, इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी इस तरीके की इन्वेस्टमेंट्स क्यों करते हैं। क्या उनके इसकी पीछे उनकी सोच होती है, लॉजिक होता है, स्ट्रेटजी होता है। ये सारा कुछ खेल मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूं और साथ में मैं ये भी शेयर करूंगा कि आपको ये जो ड्रीम सेल किया जाता है कि स्टॉक मार्केट में आप भी हर्षद मेहता बन सकते हैं, झुनझुनवाला बन सकते हैं या उस तरीके के बड़े इन्वेस्टर बन सकते हैं, उस सोच में कितना दम है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं ये जो बड़े बड़े मार्केट गुरुज हैं इनका थोड़ा बैकग्राउंड आपके साथ शेयर करता हूं कि कैसे ये बड़े इन्वेस्टर्स बने। आप में से काफी लोग जो है शायद ये सोचते हैं कि ये लोग भी आपकी तरह एक सामान्य आदमी थे और एक कॉमन मैन थे और वहां से ही उन्होंने पैसे लगा लगा कर वो इतने करोड़पति बन गए, लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग है। तो आइए सबसे पहले लेट आरजे की बात करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आरजे जो है एक सीए थे, लेकिन वो सीए की प्रैक्टिस नहीं करते थे। सीए कंप्लीट करने के बाद वो स्टॉक मार्केट में आ गए और उनके जो भाई थे वो भी सीए थे और वो अपने सीए को जो है चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रैक्टिस किया करते थे और उनके जो क्लाइंट आते थे उनका वो पैसा भी मैनेज करते थे। तो उनका जो पैसा था वो आरजे के थ्रू स्टॉक मार्केट में लगाया जाता था। तो आरजे ने करीब 1980 में स्टॉक्स में काम करना शुरू किया, लेकिन शुरू के जो है 10 साल उनको कुछ खास सक्सेस नहीं मिली। छोटा मोटा वो काम करते रहे, थोड़े बहुत रिटर्न वो कमाते रहे, लेकिन 1990 में उनकी किस्मत बदली। 10 साल काम करने के बाद उनकी किस्मत बदली और उन्होंने जो है उस टाइम का 1990 का जो एक बजट आने वाला था उस पर बेट किया। उस बजट से पहले काफी सारा अच्छा इन्वेस्टमेंट किया और वो बजट जो है काफी ज्यादा मार्केट फ्रेंडली था। वो वीपी सिंह गवर्नमेंट का जो फाइनेंस मिनिस्टर थे मधु दंडवते, उनका बजट था और उस बजट के बाद से बाजार में एक तेजी आने लगी और उनके इन्वेस्टमेंट्स ने वहां से जो है उनको अच्छा मुनाफा देना शुरू किया। लेकिन अभी भी वो इतने बड़े इन्वेस्टर नहीं बने थे। लेकिन 1990 में जो है हर्षद मेहता का भी उदय होता है और हर्षद मेहता के आने के बाद मार्केट में
आप जानते हैं दोस्तों जबरदस्त उछाल आता है और करीब सेंसेक्स जो है 2 साल में दुगने से भी ज्यादा बढ़ जाता है और उसका बहुत फायदा झुनझुनवाला को मिलता है और उनके पोर्टफोलियो में काफी ज्यादा मुनाफा आ जाता है इसकी वजह से। तो उस बुल रन ने उन्हें एक बड़ा इन्वेस्टर बनाया और उसके बाद उन्होंने कुछ अच्छे कंपनीज में भी इन्वेस्ट किया जैसा कि क्रिसिल और टाइटन, और उसमें काफी मेजर इन्वेस्टमेंट किए जिसकी वजह से उनका एक मार्केट में बड़ा नाम बना। लेकिन बाद के सालों में उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी को चेंज किया और उन्होंने काफी सारी जो छोटी छोटी माइक्रो कैप मिड कैप कंपनीज और उसमें से काफी जो है जिन्हें हम फंडामेंटली साउंड कंपनीज नहीं कर सकते उनमें भी काफी सारा इन्वेस्टमेंट किया और मैं उनका पोर्टफोलियो भी आपके साथ थोड़ी देर में वीडियो में आगे शेयर करने जा रहा हूं। अब आइए एक और इन्वेस्टर डॉली खन्ना की बात कर लेते हैं। तो डॉली खन्ना और राजीव खन्ना हस्बैंड वाइफ है, आप जानते हैं दोस्तों। तो इनकी कहानी भी ऐसी थी कि राजीव खन्ना जो है वो IIT मद्रास के पास आउट थे और उन्होंने अपने इनिशियल डेज में एक आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी बनाई थी जिसे उन्होंने जो है हिंदुस्तान लीवर को बेचा 1995 में। और उस कंपनी को बेच के जो भी उन्हें पैसा मिला उन्होंने एक नए डेयरी बिजनेस में इन्वेस्ट किया और साथ में जो उनकी वाइफ थी डॉली खन्ना वो जो है उस पैसे को फिक्स्ड इनकम में ज्यादातर इन्वेस्ट करती थी और उससे एक जो है सेफ रिटर्न कमाती थी। लेकिन धीरे धीरे वो स्टॉक मार्केट्स में भी उन्होंने पैसा लगाना शुरू किया क्योंकि उस टाइम से जो है मार्केट में जब बड़ी मूवमेंट होनी शुरू हुई थी तो उन्हें मार्केट भी अट्रैक्टिव लगने लगा, वहां पर उन्होंने पैसा लगाना शुरू किया। लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ खास पैसा नहीं बनाया था। लेकिन उनकी किस्मत बदलती है और उन्होंने सत्यम कंप्यूटर्स में इन्वेस्ट किया। दोस्तों आप जानते हैं कि 2000 से पहले करीब 95, 96, 97 में काफी सारी IT कंपनीज का उदय हुआ था जब इंटरनेट की जो है शुरुआत हुई थी और उस वक्त एक जो है वेव IT कंपनीज का बन गया था और जिस तरीके से आज ई-कॉमर्स है उस दौर में वो IT कंपनीज का दौर हुआ करता था। तो एक दिन उन्होंने अपने पड़ोसी के बच्चे से कुछ बात की जो कि सत्यम कंप्यूटर्स में एज एन IT इंजीनियर काम करता था और उनकी बातें सुनकर वो काफी ज्यादा इंप्रेस हुई और उन्होंने सत्यम कंप्यूटर्स में पैसा लगाया और उस दौरान जो है IT के कंपनीज में एक जबरदस्त उछाल देखने को मिला और उनका जो प्राइस है करीब 10 टाइम्स तक बढ़ गया। लेकिन 2000 में मार्केट क्रैश होता है। क्रैश होने के बाद भी आप देखिए सत्यम कंप्यूटर्स, इन्फोसिस, ये कंपनीज जो है उस दौर में सरवाइव कर जाती हैं। लेकिन 70-80% IT कंपनीज जो है उस दौर में जो है खत्म हो जाती हैं। तो एक तरीके से वो लकी रही और उन्होंने इस क्रैश के बावजूद भी 4 गुना अपने पैसे का रिटर्न को कमाया। आगे चलकर उन्होंने यूनिटेक में पैसा लगाया। यूनिटेक का शेयर 2003 के आसपास करीब 1-2 रुपए का होता था और उसके बाद हमें रियल एस्टेट का एक बड़ा बूम देखने को मिला और उसमें उनका जो है इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा पे ऑफ किया और 1-2 रुपए का यूनिटेक जो है 500 रुपए तक पहुंच गया और दोस्तों आप जानते हैं वापस से वो अब 1-2 रुपए के आसपास ही चल रहा है। तो एक तरीके से उनका खुद का भी ये मानना है और कहना है कि लक ने उनके साथ एक पॉजिटिव फैक्टर की तरह काम किया और उनके इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो करने में काफी ज्यादा मदद की। क्योंकि आप देखिए ये दोनों कंपनीज अगर आप देखिए यूनिटेक और सत्यम वो आज एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं। यूनिटेक एग्जिस्ट कर रही है लेकिन वो सिर्फ नाम की। तो इसी तरीके से बाकी इन्वेस्टर्स की भी कहानियां हैं और आप जब उनको पढ़ेंगे जानेंगे तो आप पाएंगे कि वो कोई साधारण आदमी नहीं थे, कोई कॉमन आदमी नहीं थे। सड़क पे चलते चलते उन्होंने इन्वेस्टिंग को स्टार्ट नहीं किया था। उनमें से ज़्यादातर लोग जो है पढ़े लिखे थे, उनके पास पैसे थे, काफ़ी लोगों ने इनहेरिट भी किया था, कई लोगों के पास क्लाइंट के पैसे थे और कई लोग के पास इतना सामर्थ्य था कि उन्होंने जो है उधार में पैसे लेकर मार्केट में लगाया। तो आप और हम वो काम शायद नहीं कर पाएंगे जो काम उन लोगों ने किया था। तो उनको एज ए कॉमन मैन समझना भी एक बड़ी गलती होगी। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये लोग इतने सक्सेसफुल हुए, इतना नाम कमाया, इतना पैसा कमाया। तो उसमें से जो पहला है वो है लक। तो अब लक जो है हम सबको मिलता है, हम सबको लक जो है अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन हम में से कितने लोग इसे इनकैश कर पाते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं। देखिए तेंदुलकर और कामले दोनों क्रिकेटर थे, दोनों लकी थे और दोनों को अर्ली ब्रेक मिला, लेकिन एक कहां पहुंचा और एक कहां पहुंचा। तो व्हाट इज लक? लक इज व्हाट हैपेंस
व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी, यानी कि जब आप तैयार हैं और आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है तभी लक को आप एनकैश कर सकते हैं। तो ये लोग भी वैसे ही थे, इन्होंने जो है पढ़ाई किया, सीखा और जब इनके पास अपॉर्चुनिटी आई तो उसको लपक कर उसे एनकैश किया। तो हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि ये लोग सिर्फ लकी हैं, प्योर लक की वजह से इन्होंने इतना पैसा कमाया। लक ने भी जो है रोल प्ले किया, लेकिन इनकी खुद की सोच, खुद की स्किल्स ने भी काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। तो दूसरा जो फैक्टर इनके लिए काम किया वो है कि इन्होंने जो है काफी पहले स्टार्ट किया। अगर आप हमारी इंडिया की इकोनॉमी को स्टडी करेंगे तो 1995-97 से पहले हमारी इकोनॉमी में कुछ खास दम नहीं था और लिबरलाइजेशन के बाद जो है काफी ज्यादा इंडिया की जीडीपी में ग्रोथ आया, इंडिया की कंपनीज जो है ग्लोबल बनी। तो इन्होंने उस दौर से इन्वेस्टिंग को स्टार्ट किया था और जो एक्चुअल हमारा बुल रन स्टार्ट हुआ था जो है 2000 साल 2000 के साल से, उससे पहले से वो मार्केट में टिके रहे, तो उसका इनको बहुत ज्यादा फायदा मिला। तो अब देखिए लिबरलाइजेशन हुआ, बैंक को भी लिबरलाइज किया गया, एफडीआईज जो है इंडिया में आने लगी, तो इन सब का उन्होंने खूब सारा फायदा उठाया। और इसी वजह से अगर आप देखिए, अगर आप निफ्टी को ट्रैक करिए तो साल 2000 से 2008 तक जो निफ्टी 4 गुना बढ़ा है और 2008 से अगले 8 साल तक अगर 2016 तक देखें तो सिर्फ 1.5 टाइम्स बढ़ा है और 2016 से अगर 22 तक देखें तो करीब 2.5 टाइम्स बढ़ा है। तो आप देखिए उस दौर में उन्होंने करीब 4 टाइम्स जो है रिटर्न्स कमाए। इसलिए जो उनके मेजर अगर आप देखेंगे जिन्होंने उसमें प्रॉफिट कमाया वो उस दौर के इन्वेस्टमेंट रहे हैं और उन्हीं इन्वेस्टमेंट्स ने इनको बड़ा इन्वेस्टर बनाया। और इस वजह से अभी अगर आप देखें ये सारे इन्वेस्टर्स जो हैं लार्ज कैप में इन्वेस्ट करने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट करते हैं। और ज़्यादातर ये जो सेलिब्रिटी इन्वेस्टर्स होते हैं, अगर आप इनकी इन्वेस्टमेंट इनके पोर्टफोलियो को पढ़ेंगे तो उसमें स्मॉल कैप्स होते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप एक छोटी कंपनी पर अगर आप बेट करेंगे तो वो आपको 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना रिटर्न दे सकता है। लेकिन लार्ज कैप में इन्वेस्ट करेंगे तो वो 10%, 15%, 20% रिटर्न देगा। जी हाँ, सेफ्टी भी आपको देगा। उनको जो है ज्यादा रिटर्न चाहिए, वो सेफ्टी के बारे में उतना ज्यादा नहीं सोचते, क्योंकि उनके पास एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और कैपिटल मैनेजमेंट की जो सोच होती है। तीसरा जो फैक्टर उनके फेवर में काम किया वो है कि जो शुरू के दौर में जो है अगर आप देखें तो टैक्सेस भी कम थे। 2005 में जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस को एबोलिश कर दिया, यानी कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने इक्विटीज को होल्ड करते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। डिविडेंड को भी जो है टैक्स फ्री कर दिया गया और 2005 से 2015 तक लोगों ने खूब पैसा कमाया क्योंकि उन्हें टैक्सेस नहीं देने पड़ते थे। 2015 के बाद अब जो है टैक्सेस को इंट्रोड्यूस किया गया है और धीरे धीरे उनको बढ़ाया जा रहा है और अब फिर शोर होने लगा है कि इसे और बढ़ाया जाना चाहिए। तो आप सोचिए, जिन्होंने हजारों करोड़ रुपए मार्केट में लगाए, डिविडेंड भी कमाया और उसमें कोई टैक्स नहीं दिया, तो उनके रिटर्न ऑब्वियसली काफी ज्यादा रहे होंगे। तो ये दोस्तों अब बात करते हैं कि इनकी क्या सोच है, क्या स्ट्रैटेजी होती है, कैसे ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो पहली चीज तो ये होती है कि देखिए ये आपकी तरह और हमारी तरह जो है जो वो वेबसाइट्स पे जाकर डेटा को नहीं पढ़ते हैं। इनके पास डेटा के अलग सोर्स होते हैं, ये वेल कनेक्टेड होते हैं, इनका नेटवर्क स्ट्रांग होता है और इनके पास जो है डेटा जो है अभी क्या चल रहा है वो डेटा अवेलेबल होता है। आप क्या करते हैं, आप जाकर साइट पर डेटा पढ़ते हैं और वो डेटा पुराना होता है, क्योंकि आपको डेटा क्वार्टर एंड के बाद मिलता है और उनके पास जो है लाइव डेटा भी रहता है। वो किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट से भी जाकर बात कर सकते हैं। अगर वो फ़ोन करेंगे कि भाई मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो मैनेजमेंट उनको बुलाकर चाय भी पिलाएगा, खाना भी खिलाएगा और कंपनीज के प्लान्स भी डिस्कस करेगा। तो जिस तरीके की इंफॉर्मेशन उनके पास होती है वो आपके पास नहीं होती है। आप पीई और आरओसी और ये सारी डिटेल्स देखकर इन्वेस्ट करेंगे, उनकी बराबरी नहीं कर सकते। यहां पर एक और चीज मैं बता दूं कि कई इन्वेस्टर्स के ऊपर इनसाइडर ट्रेडिंग का भी केस होता है, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो बाकी लोगों के पास नहीं होती है और ऐसा करना अक्सर इलीगल होता है। तो आप अगर न्यूज़ पढ़ेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे तो काफ़ी इनसाइडर ट्रेडिंग के केसेस भी आपको सुनने को मिलेंगे। दूसरा जो इनकी स्ट्रेटजी का पार्ट होता है लेवरेजिंग, यानी कि ये अक्सर जो है
मार्केट से पैसा उठाकर उधार लेकर इन्वेस्टिंग करते हैं। तो हमको और आपको ये बताया जाता है कि आप कभी भी उधार लेकर इन्वेस्टिंग ना करें, क्योंकि आपके पास जो है रिस्क मैनेजमेंट की, कैपिटल मैनेजमेंट की उतनी अच्छी स्किल नहीं है। ये लोग के पास कैलकुलेशन होता है कि हमने जो है 15 स्टॉक्स में पैसा लगाया और इतना पैसा लगाया, और वो एक वर्स्ट केस एनालिसिस करते हैं कि अगर इन 2 कंपनी में या 3 कंपनी में मेरा पूरा पैसा डूब भी गया तो भी जो है मेरा कैपिटल इंटैक्ट रहेगा, मैं जो भी मैंने लोन लिया है उसका मैं सूद दे पाऊंगा। तो उनके पास एक रोबस्ट रिस्क मैनेजमेंट और कैपिटल मैनेजमेंट की स्किल होती है, और यही जो है इन्हें एक बड़ा इन्वेस्टर बनाता है। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि कैसे ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं ये अपनी स्ट्रैटेजी से हमें गच्चा दे देते हैं और अक्सर हमारे कॉस्ट पर ये प्रॉफिट बना जाते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल के साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो मान लीजिए एक बड़ा इन्वेस्टर है, उसका नाम मान लीजिए ए है। तो इन्वेस्टर ए को मान लीजिए कि इन्फोसिस में इन्वेस्ट करना है, और वो क्या करेगा कि वो उसकी जो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर कंपनी है, मान लीजिए टीसीएस इन दिस केस, तो वो उसमें 1% स्टेक खरीद लेगा। उससे क्या होगा कि जो लोग इन्फोसिस में जिन्होंने पैसा लगाया है वो उस कंपनी को छोड़कर टीसीएस में पैसा लगाना शुरू करेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि अरे अरे ये तो बड़ा इन्वेस्टर है, ये तो टीसीएस खरीद रहा है और हम बेवकूफ़ों की तरह इन्फोसिस में पोजीशन बनाए हुए हैं। तो वहाँ से जो है वो लोग सेलिंग करके इस कंपनी में पैसा लगाना शुरू करेंगे और उसका शेयर प्राइस गिरता जाएगा। और जैसे ये खरीदेगा टीसीएस तो एक न्यूज़ आ जाएगी कि फलाना फलाना बड़े इन्वेस्टर ने टीसीएस में इन्वेस्ट किया है, और सारा अटेंशन वहाँ चला जाएगा। अब यहाँ पे जो है टीसीएस का भाव बढ़ेगा, इन्फोसिस का भाव गिरेगा। अब असली खेल शुरू होगा कि वो जो है अपनी एसोसिएट कंपनीज के थ्रू, आप जानते हैं दोस्तों बड़े बड़े जो बिजनेस हाउसेज होते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वो कई सारी कंपनीज का एक जाल बनाकर रखते हैं। तो वो उन कंपनीज के थ्रू जो है इन्फोसिस में खरीदारी करना शुरू करेगा, छोटी छोटी पोजीशंस भी बना सकता है। तो इस तरीके से यहां पर उसका 1% इन्वेस्टमेंट रहा और यहां पे मान लीजिए 5% इन्वेस्टमेंट रहा। तो जो उसके टीसीएस में 1% इन्वेस्टमेंट रहा और इन्फोसिस में 5% इन्वेस्टमेंट रहा। तो इस तरीके से पब्लिक को पता भी नहीं चला कि उसका जो मेन इन्वेस्टमेंट है एक्चुअली इन्फोसिस में है, और जो टीसीएस में जो है पब्लिक ये समझ रही है कि उसका मेन इन्वेस्टमेंट है। तो इस तरीके से लोग गच्चा खा जाते हैं। इसी तरीके से एक और स्ट्रेटजी उनकी होती है कि पहले वो जो है छोटी छोटी कई सारी पोजीशंस जो है एक कंपनी में बना लेते हैं ताकि वो कोई ट्रैक ना कर सके। दोस्तों आप जानते हैं कि जब तक आप 1% का स्टेक आप कंपनी में नहीं बनाएंगे तब तक वो रिपोर्ट नहीं होता, लोगों को पता नहीं चलता है। तो अगर आपके पास 10 कंपनियां हैं और आपने जो है 0.9% किया तो वो रिपोर्ट भी नहीं होगा। तो इस तरीके से आपने पहले पोजीशन बना ली, मान लीजिए 50 रुपए में। अब स्टॉक जो है 100 रुपीज तक चला जाता है और उस वक्त आप जो है अपने नाम से पोजीशन बनाते हैं और पोजीशन बनाकर दुनिया को बता देते हैं कि भाई हमने इसमें पोजीशन बना दी। और जब आप पोजीशन बनाते हैं ऑब्वियसली स्टॉक में ज़बरदस्त उछाल आएगा और उस उछाल को यूज़ करके आपने जो पहले जो अपने एसोसिएट कंपनी से जो पोजीशन बनाई है उन पोजीशंस को आप सेल करेंगे और आपकी छोटी मोटी 1% की होल्डिंग रह जाएगी और उसको भी आप धीरे धीरे कम कर सकते हैं क्योंकि उसकी रिपोर्टिंग मैकेनिज्म जो है यूजुअली क्वार्टर ऑन क्वार्टर ही पब्लिश की जाती है। तो दोस्तों ये कुछ स्ट्रेटजीज मैंने आपके साथ शेयर की जिसको वो यूज करते हैं और हम अक्सर उसकी वजह से लॉस हमें होता है। इसी तरीके से एक और स्क्रीनशॉट का खेल चलता है, उसमें जो है लोग अपने ट्रेड्स दिखाते हैं कि देखो मैंने 5 लाख का प्रॉफिट बुक किया, 10 लाख का प्रॉफिट किया, लेकिन इन रियलिटी क्या हो रहा है वी डोंट नो। इसका भी एक तरीका होता है, आप एक अकाउंट से जो है ऑप्शन को बाय करिए और दूसरे अकाउंट से उसी ऑप्शन को सेल करिए, दोनों में से एक जगह तो प्रॉफिट आपको दिखेगा और उस प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट दिखा दीजिए। तो दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि हर कोई यही करता है, लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जो ऐसे काम करते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो है इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा
जो है उत्साहित ना हो और थोड़ा दिमाग को इस्तेमाल करके किस पर बिलीव करना है, किस पर नहीं बिलीव करना है, उस पर ध्यान दें। तो इन सब चीज़ों को सुन के और समझ के हमें क्या सीख मिलती है? पहली चीज़ तो ये है कि किसी को भी ब्लाइंडली कॉपी नहीं करना चाहिए, अपना भी दिमाग लगाना चाहिए, अपना भी रिसर्च करना चाहिए। दूसरी चीज़ जो हमें ये सीखने और समझने की ज़रूरत है कि हर कोई लॉस करता है मार्केट पे। ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को भी लॉस होता है। अगर आप इनके इन्वेस्टमेंट के ट्रैक रिकॉर्ड्स को देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि इन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स इनके जो है लॉस हुए हैं। काफ़ी कंपनीज जिनमें ये पैसा लगाया इन लोगों ने वो डूब भी चुकी हैं और इनके लिए कोई 20-25 करोड़ के लॉस उठाना कोई बड़ी बात नहीं है। मगर इनका रिस्क मैनेजमेंट जो है बहुत स्ट्रांग होता है और ये वर्स्ट केस की एनालिसिस करते हैं कि अगर इनके इन्वेस्टमेंट डूब भी जाए, इन दैट केस भी इनके पास एक एस्केप रूट होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि ये ज़्यादातर जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं ये यूजुअली बैंकक्रप्ट नहीं होते हैं। चौथी चीज़ जो जानने वाली है कि ये लेवरेजिंग काफ़ी करते हैं, यानी कि उधार लेकर जो है मार्केट में पैसा लगाते हैं। और ये इस टाइप की इन्वेस्टमेंट जो स्ट्रेटजी होती है ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की होती है और रिटेल वालों को ये तब तक नहीं करना चाहिए जब तक इनके पास 10, 15, 20 साल का इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस हो। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर मेरा पर्पस किसी का नाम खराब करना नहीं, किसी को बदनाम करना नहीं। मेरा सिर्फ पर्पस यहाँ पर इतना था कि मार्केट में क्या चल रहा है वो आप समझ सके, ताकि आपको कोई अनवांटेड मार्केट में लॉसेस ना हो अपनी किसी गलती की वजह से। तो इसी के साथ वीडियो यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मैं जल्दी आऊँगा एक और नए वीडियो के साथ।